तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी फिज़िक्स के बारे में है, चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 11 जो है वो पढ़ना है। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा वो है कि एक्सरसाइज जो है हमने करनी है चैप्टर 2 की। ठीक है, फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो हमने जो है आज की वीडियो में जो सारे करने हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2.1 है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1 वो है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ठीक है, तो कुछ उसने जो है वो हमको चॉइसेस दी हुई हैं, वहाँ से हमने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्या करना है, इन सर्कल करना है। तो पहला पार्ट इसका जो है वो पार्ट नंबर 1 वो देख लेते हैं। वो है कि अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलॉन्ग आ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है उसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी। ठीक है, इफ़ इट मूव्स अलॉन्ग। उसने अब स्टेटमेंट आधी दे दी है। आगे ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन, बी में कह रहा है सर्कल, सी में कह रहा है लाइन विदाउट रोटेशन, डी में कह रहा है वो कर्व पाथ। ठीक है, अब देखिए हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की जनरल सेंस में, तो वो होता है कि अ बॉडी दैट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, अलॉन्ग मूव कर रही हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है। तो आपने किसके इर्द सर्कल करना है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन। अब पार्ट नंबर 2 इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 2.1 का वो है द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसी भी बॉडी की मोशन उसके एक्सिस के इर्द गिर्द उसको क्या बोलते हैं। उसमें ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, नंबर 1 में सर्कुलर मोशन, नंबर 2 में, बी में रोटेटरी मोशन, सी पे उसने वाइब्रेटरी मोशन और डी पे उसने रैंडम मोशन दी हुई है। ठीक है, अब एक्सेस के इर्द गिर्द जो होती है वो कौन सी मोशन होती है, वो होती है रोटेटरी मोशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी रोटेटरी मोशन। अब पार्ट 3 देखें इसका, तो उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर ए में वो कह रहा है हमको स्पीड, बी में कह रहा है डिस्टेंस, सी में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, डी में कह रहा है पावर। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब हमको जो उसने ऑप्शन दिए हुए हैं स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर, इसमें सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो आंसर है, आंसर सी। अब पार्ट 4 की तरफ जाएँ हम, तो पार्ट 4 में वो हमसे कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ऑप्शन में वो कह रहा है अलॉन्ग टाइम एक्सिस, बी में वो कह रहा है अलॉन्ग डिस्टेंस एक्सिस, सी में वो कह रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस और डी में वो कह रहा है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। मतलब वो कह रहा है कि इसका जो ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो होगी या तो टाइम एक्सिस, टाइम हमारा कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो है वो टाइम आता है। ठीक है, उसके ऊपर होगी, डिस्टेंस के अलॉन्ग होगी या पैरेलल टू टाइम होगी। अब हम आप देखिए कि हमने पढ़ा था यूनिट नंबर हमारी 7 के अंदर जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। ये देखिए ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद कांस्टेंट स्पीड वाला हमने देखा था। इसमें वाई एक्सेस के ऊपर हमारी जो है वो डिस्टेंस आता है, एक्स एक्सेस के ऊपर हमारा जो टाइम आता है। और ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, जितना टाइम पीरियड गुजर रहा होता है ग्रेजुअली उतनी उसकी स्पीड जो है वो उसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। क्लियर हो गया, कांस्टेंट स्पीड के साथ। से फॉर एग्जांपल अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो हर सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ से लाइन स्टार्ट होकर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएगी, इंक्लाइन करेगी। पहला ऑप्शन जो है वो नहीं लगेगा, उसने कहा है अलॉन्ग, वो भी नहीं है, डिस्टेंस वाला भी नहीं है, तो इसमें इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस को ऐसे करके वो क्या कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, डी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब जो पार्ट 5 है हमारे पास वो है कि अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज। अब वो क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड,
इन अ मोशन। अब वो कह रहा है कि अगर हम लाइन टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करें या लाइन हमारी ड्रॉ हो रही हो तो इसमें इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। अब देखें तो हमने जो है वो यूनिट नंबर 7 के अंदर देखा था, ये वाला जो है इसके अंदर ये वो कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सेस के, ये वाला एक्स एक्सेस मतलब उसके पैरेलल ये लाइन जा रही है। तो इस कंडीशन में देखें फॉर एग्जांपल 0 टाइम था तो डिस्टेंस 20 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट था, तो 5 सेकंड्स गुजरे तो डिस्टेंस 20 मीटर, 10 सेकंड में गुजरे तो स्टिल 20 मीटर, 15 सेकंड्स गुजरे तो स्टिल उसका डिस्टेंस 20 जो है वो मीटर है, मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट है, इसलिए उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो उसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, एट रेस्ट। जबकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा तब वो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हमारी लाइन जो है वो बनेगी, ये वो पूछ रहे हैं आपसे। अब इसके बाद जो है वो पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास है वो है कि द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी इस टाइम ग्राफ के मतलब स्पीड टाइम ग्राफ के मतलब। ये उसने स्पीड टाइम ग्राफ हमको जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले गौर से देख लें, इसमें उसने एक्स एक्सेस के ऊपर हमको टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सेस के ऊपर हमको जो है वो स्पीड दी हुई है। स्पीड उसने 15 दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम उसने 10 दिया हुआ है, और ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राई बन रही है। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर ए में वो कह रहा है कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी में वो कह रहा है कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। और सी में वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। डी में वो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। अब उसने 4 ऑप्शन दे दिए। अब ये देखें हम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ वाले से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमारे पास जो इसकी हाइट है वो है 15 और ये हमारे पास जो लेंथ है या ब्रेथ है ये कितनी है हमारे पास 10। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब हमने बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो एरिया का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू हाइट, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरे पास 1/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 15। 10 कहाँ से है, उसकी जो लेंथ है वो 10 है और हाइट उसकी जो है 15 है। तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया 75 मीटर। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 है। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन से ग्राफ के अंदर है वो बताना है हमने। अब उसने कुछ हमको ग्राफ दी, ये उसने हमको जो है वो ग्राफ दी है। इसके अंदर वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसके अंदर है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम हो रहा है। तो ये देखें जो ए है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर देखिए कंटिन्यूसली टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और साथ में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन है। इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब हो गया कि उसका एक्सेलरेशन नहीं है, वो रुका हुआ है कहीं ना कहीं, इसमें नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो डिसेलरेशन है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म किसके अंदर है, सिर्फ ए के अंदर है यूनिफॉर्म। अब पार्ट नंबर जो इसके बाद वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, उसमें वो कहता है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अब वो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ए में वो कहता है स्पीड, बी में वो कहता है एक्सेलरेशन, सी में वो कहता है वेलोसिटी, डी में वो कहता है डिसेलरेशन, ठीक है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड जो होती है वो हमारे पास स्केलर है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा तो वेलोसिटी आएगी, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होगा। लेकिन अगर वो कह देता कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जगह में डिस्टेंस लिखा होता तो फिर हम स्पीड को लगाते। अब पार्ट नंबर जो इसका 9 है, इसमें है कि a ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is। अब वो कह रहा है कि एक गेंद है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। उसने ऑप्शन दे दिया, नंबर ए में उसने कहा है -10 मीटर पर सेकंड, बी में उसने कहा है 0, सी में उसने कहा है 10 मीटर पर सेकंड, डी में उसने कहा है नन ऑफ दीज। अब वो देखें
10 मीटर लगा के बेसिकली उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट अंदर ला के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अदरवाइज जब एक गेंद जो है, जब बॉल जो है, जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, जाके रुक जाएगा, फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब वो उधर रुक जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, इसमें वो कहता है अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, मतलब पोजीशन चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं। ए में वो कह रहा है स्पीड, बी में वो कह रहा है वेलोसिटी, सी में वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और डी में वो कह रहा है डिस्टेंस। चेंज इन पोजीशन जो होता है वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, डिस्टेंस। इसके बाद जो पार्ट नंबर 11 है इसका, तो इसमें वो कह रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज। अब वो आपको सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है। उसने 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, उसको वो आपको मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन ए में जो उसने बोला है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में उसने बोला है 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में उसने बोला है 25 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी में उसने बोला है 30 मीटर पर सेकंड। अभी इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो वर्किंग में आप कैसे करेंगे, आप 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60। अब ये कि 36 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर ऊपर है, तो 36 तो ऐसे ही आएगा। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में आ गया। नीचे आ जाए, 1 आवर है, 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो आगे मेरे पास यहाँ तक 1 इंटू 60 मिनट्स। अब सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो 60 के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास जो है वो 36,000 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3600 आ जाएगा। अब ये दोनों जो आपस में डिवाइड होकर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट जो ए है इसका, ये करेक्ट आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12, इसमें वो कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट ऑक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड, द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज। अब वो कह रहा है कि एक कार है, उसने रेस्ट स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है और उसकी जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है 20 सेकंड के बाद। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ऑप्शन ए में वो कह रहा है 31.25 मीटर, बी में कह रहा है 250 मीटर, सी में कह रहा है 500 मीटर, डी में कह रहा है 5000 मीटर। अब देखें, आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था पार्ट जो हमारे पास 6 था, इसके अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/2 लेंथ इंटू हाइट। अब हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और जो 25 मीटर स्पीड है वो हमारे पास जो है इसकी हाइट है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 20 इंटू 25। ये वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। स्पीड ऐसे ऊपर की तरफ आएगी और जो टाइम है वो इधर एक्स एक्सेस के ऊपर आएगा। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाई 2 किया तो 250 डिस्टेंस आ गया इसका। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है 250 मीटर। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.2 है। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, उसमें कहता है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब वो कह रहा है सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है ट्रांसलेटरी मोशन को, फिर उसकी जो टाइप्स हैं उसकी आपने जो है वो एग्जाम्पल्स देनी है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन is when a body moves along a line without rotation, it can be linear, random and circular। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रांसलेटरी मोशन की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। इसके ट्रांसलेटरी मोशन को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आंसर लिख के उसको थोड़ा सा समझाऊंगा और आगे चलता जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ ट्रांसलेटरी मोशन बिल्कुल भी नहीं आती तो आप मेरी जो प्रीवियस यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सेपरेट जो है वो एक्सप्लेन करूँ या समझाऊँ उसको। तो ट्रांसलेटरी मोशन इज व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, इट कैन बी लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। 3 टाइप्स की हो सकती है, लीनियर हो सकती है, रैंडम और सर्कुलर। अब जो हमारा पार्ट 2 था उसने कहा था गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो टाइप्स हैं उसकी, इनकी हमने एग्जांपल्स भी देनी है। आप 2 एग्जांपल दे दें, 3 दे दें, अप टू यू। तो नंबर 1 में है लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, इट्स एग्जाम्पल आर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डिफाइन भी करना है कि वो लीनियर क्या है, रैंडम क्या है, सर्कुलर क्या है। तो लीनियर क्या होती है, लीनियर मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन।
इसकी एग्जांपल में आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहली एग्जांपल दे सकते हैं आप, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो दैट इज़ लीनियर मोशन, दैट इज़ इन लीनियर मोशन। अब नंबर सेकंड में आप दे सकते हैं पुशिंग अ ब्लॉक ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, उसको भी वो भी लीनियर मोशन है। 3 पे आप स्टोन फॉलिंग, जब कोई पत्थर नीचे गिर रहा होता है तो दैट इज़ आल्सो लीनियर मोशन। अब सेकंड पे है रैंडम मोशन, तो इसकी डेफिनेशन है रैंडम मोशन इज़ अ इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो इर्रेगुलर मोशंस कर रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। उसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नंबर 1 में बर्ड्स फ्लाइंग, जब कोई परिंदा उड़ रहा होता है तो वो इर्रेगुलर मोशन होती है, कभी इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है। फुटबॉल मूविंग ड्यूरिंग प्ले, जो एक फुटबॉल है, गेंद है, ठीक है, जब वो गेम चल रही होती है तो वो कभी कहीं जा रहा होता है कभी कहीं जा रहा होता है। अ चाइल्ड मूविंग, जब कोई बच्चा दौड़ रहा होता है, ये चल रहा होता है तो वो कभी लेफ्ट जा रहा होता है कभी राइट जा रहा होता है, कभी पीछे कभी आगे, तो यू कैन राइट दीज एग्जांपल्स। अब नंबर 3 में है कि अ सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब तीसरा क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कब होती है, जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसके एग्जांपल में यू कैन राइट नंबर 1 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, एक ज़मीन के इर्द गिर्द जो हम सैटेलाइट यहाँ पे भेजते हैं वो ऑर्बिट करते होते हैं। इसके अंदर आपने सर्कुलर मोशन में याद रखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो पॉइंट के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके बाद आप लिख सकते हैं अ स्टोन टाइड टू अ रोप एंड इज बीइंग संग इन अ सर्कल। ठीक है, अब वो स्टोन उसके साथ टाइड किया है रोप के साथ और उसको जो है हम सर्कल के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब तीसरे में आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ अ विंड मिल। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो आप लिख सकते हैं। तो इस जब ये क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपने इसको ऐसे जो है वो लिख लेना याद करके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2.3 है। इसमें वो पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब उसने कुछ चीज़ें दी हैं उनके दरमियान में डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, फ़र्क पूछ रहा है कि क्या है। नंबर 1 में जो है आंसर में नंबर 1 हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आपने इसका आंसर लिखना है when a body is not changing its position according to its surrounding is at rest, while when a body changes its position according to its surrounding is in motion। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इनकी समझ नहीं है तो आप काइंडली वहाँ पे जाके एक दफ़ा देख लें। तो रेस्ट कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होती है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज ना करे। तो इसमें जो की वर्ड है अकॉर्डिंग टू इस सराउंडिंग है, नॉट चेंजिंग इस पोजीशन अकॉर्डिंग टू इस सराउंडिंग्स है, तो वो क्या होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी सराउंडिंग के इर्द गिर्द, ठीक है, लिहाज से, तो फिर वो क्या होगी, मोशन के अंदर होगी। ठीक, अब नंबर 2 पे है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सर्कुलर मोशन होती है, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अराउंड विच बॉडी मूव्स इज आउटसाइड द बॉडी वाइल इन रोटेटरी इट्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब जो सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका जो मिड पॉइंट होता है वो उसकी बॉडी के बाहर होता है, लेकिन रोटेटरी मोशन के अंदर वो बॉडी के मिडल में होता है, बॉडी के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह सैटेलाइट मूव कर रहा था, ठीक है, तो उसका जो मिड पॉइंट था, सेंट्रल पॉइंट था, वो उसके बाहर था, उसके अंदर नहीं था। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके ऊपर भी जो है वो मेरी वीडियो है, आप लोग काइंडली उसको लाजमी देखें। नंबर 3 में है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टोटल ग्राउंड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी, वाइल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल ग्राउंड जितना भी कवर किया ऑब्जेक्ट ने, चाहे वो जिग जैग है, जैसे भी करके मोड़ से जैसे भी है वो एक जगह पहुंचा है, तो वो टोटल डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। और इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब इसके बाद जो नंबर 4 पे हमारे पास आता है वो स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड इज स्केलर क्वांटिटी, वाइल वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन में सिंपल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड जो है वो हमारी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके अंदर जो है डायरेक्शन भी होती है। क्लियर हो गया। अब नंबर 5 पे है लीनियर एंड रैंडम मोशन। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया था। तो अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन, वाइल इररेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन।
नंबर 6 में हमारे पास जो है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो वही आ गया। तो स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, वाइल वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। स्केलर जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीटर, ठीक है, सेकंड्स वगैरह वगैरह। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जांपल 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जब उसने कह दिया ना 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब है 6 मीटर भी आ गया मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड नॉर्थ, वट, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई, दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.4, इसके अंदर कहता है कि डिफाइन द टर्म वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीनों को वो कह रहा है सिर्फ आपने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो है आंसर में स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड इज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी विद न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ओनली, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। आपने पूरा ये जो है वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन लिखनी है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्केलर क्वांटिटी होती है और उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। नंबर 2 पे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी विद न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो वेलोसिटी होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसका एसआई यूनिट दोनों का जो है वो सेम होता है। नंबर 3 पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपल जो होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसमें कितना, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा होता है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 2.5, इसमें वो कह रहा है कि कैन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैज एक्सेलरेशन। अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। अब देखें, एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक होती है डायरेक्शन, ठीक है, और एक होता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है, इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो नहीं होगा। तो अब इसके आगे मजीद आंसर के अंदर दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, इन केस इफ बॉडी इज इन लीनियर मोशन देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर तो वो लीनियर मोशन के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। वी एफ माइनस वी आई क्या है, जीरो है। तो जीरो डिवाइडेड बाई जितना मर्जी टाइम चेंज होता रहो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा हो, बट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, अब उसके अंदर क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने उसका एक्सेलरेशन कहाँ पे देखना है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद देखना है, और उसकी जो उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होगी, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, ऑल्दो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो आपने इसको दोनों सिनेरियो के अंदर उसको आंसर देना है, तो फिर वो आपको जो है वो पूरे नंबर देगा। आपने कैसे लिखना है, इन केस इफ बॉडी इज इन लीनियर मोशन देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, but in case of circular motion a body with constant speed has acceleration due to constantly changing its direction। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 2.6 है। इसमें वो कह रहा है कि हाउ डू राइडर्स इन फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो फेरिस व्हील्स वाले होते हैं उनमें ट्रांसलेटरी मोशन होती है लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं होती। वही थोड़ी देर पहले हमने दोनों का डिफरेंस देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो सर्कल होता है, जो उसका पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द वो मोशन मूवमेंट कर रही होती है, वो उसका क्या होता है, आउटसाइड बॉडी होता है, लेकिन रोटेटरी में वो बॉडी के अंदर होता है। तो इसके आप आंसर में क्या लिखेंगे, राइडर्स इन फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज देयर मोशन इज इन अ सर्कल विदाउट रोटेशन विच इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो उस सर्कल में मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहे होते, अपने एक्सेस के इर्द रोटेट नहीं कर रहे होते, उनका जो पॉइंट है जिसके इर्द वो मूव कर रहे होते हैं दैट लाइज आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज इन अ ट्रांसलेटरी मोशन इंस्टेड ऑफ रोटेटरी मोशन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2.7 है हमारे पास, वो है कि स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। अब वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है एक बॉडी का जो स्टार्ट से उसने शुरू किया, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आप कैसे फाइंड करेंगे स्पीड,
ठीक है, उस बॉडी की इस ग्राफ से। तो इसका जो आंसर है, प्लीज़ मैंने जो मेरा जो यूनिट नंबर 7 है, ठीक है, मैं लिंक इधर दे देता हूँ, वैसे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, आपने कैसे जो है वो स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आप काइंडली उसको जाके देख लें, उसमें जो कुछ भी हुआ हुआ है, जो भी मैंने प्रोसीजर फॉलो किए हैं, सेम आपने वो इस आंसर के अंदर फॉलो कर देने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आई वहाँ पे, तो काइंडली मुझे मेरे कमेंट्स में बता दें, मैं जो है आप लोगों को फिर जो है वो किसी और तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2.8 जो है वो है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब इसमें वो कह रहा है कि जो शेप है एक ऑब्जेक्ट की, शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ की क्या होगी जब एक बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होगी। तो इसके आंसर में आप देखें, ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो दिखा देता हूँ वेरिएबल स्पीड का, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, इसके अंदर देखें इसकी स्पीड जो है वेरी कर रही है, क्लियर, इसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। अब इसमें आपने थोड़ा सा गौर करें तो स्टार्ट वाला जो टाइम पीरियड है हमारा, फॉर एग्जांपल 1 to 3 जो सेकंड या मिनट कह लें आप हमारे पास हैं, इसमें स्पीड जो है उसका स्लोप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत फास्ट जो स्पीड है उसकी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन उसके बाद आप देखें तो स्पीड जो है वो उसकी जो इंक्रीज़ है वो कम होगी, स्लो होगी ग्रेजुअली। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इफ़ स्पीड was increasing at a non-constant rate, the shape of graph will be more like a log curve, a more rapid increase in the beginning but slowing as speed increases, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब वेरिएबल स्पीड होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग कर्व बनेगा। इसको और इस वाली जो होती है लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लॉग कर्व। अब इसमें लॉग कर्व में क्या होता है, स्टार्ट के अंदर, ठीक है, बिगिनिंग के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है, स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज आता है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है तो स्पीड का जो इंक्रीज है वो कम होता जाता है, ठीक है। अ मोर रैपिड इंक्रीज इन द बिगिनिंग बट स्लोइंग एज स्पीड इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उसके अंदर इंक्रीज कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वो स्टार्ट के अंदर देखें तो फ़ौरन स्पीड करके 100 पे फॉर एग्जाम्पल पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर स्लोली 120, 125, 130, 140 ऐसे मतलब वो जाएगी। तो उसका कर्व जो है वो ऐसे ही बनेगा। इन केस स्पीड इज डिक्रीजिंग एट नॉन कॉन्स्टेंट रेट, सेम कर्व विल अपीयर बट विद नेगेटिव। लेकिन अभी क्या है कि अगर वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेरिएबल स्पीड दो उसके ऑप्शन हो सकते हैं ना, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज होगी तो ये, और डिक्रीज होगी तब भी यही कर्व बनेगी, लेकिन वो उसका स्लोप ऊपर से नीचे हो जाएगा। क्लियर हो गया, उसका स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी उसमें दोनों सिनेरियो सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2.9 है उसमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के स्पीड टाइम ग्राफ से इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। आंसर ये देखें, सबसे पहले मैं स्पीड टाइम ग्राफ बना देता हूँ आपको, वही मैंने तस्वीर दोबारा बना दी ताकि आपको समझ आ जाए। अब वो पहली चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, इनिशियल स्पीड, कि क्या हम इनिशियल स्पीड एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की स्पीड टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो यस, इनिशियल स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉइंट स्टार्टेड एट वाई एक्सिस। ये देखें यहाँ से ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने मैच करना है इधर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे इस वाई एक्सिस के साथ आके मैच करेगा, मीट करेगा, वो हमारे क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी हमारी। अब हमारे पास वो सेकंड में पूछ रहा है फाइनल स्पीड के, क्या हम फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम फाइनल स्पीड भी निकाल सकते हैं। फाइनल स्पीड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय मीटिंग द कर्व विद वाई एक्सिस एट एंड ऑफ द लाइन। अब जो हमारे पास ग्राफ की लाइन होगी, ये हमारे पास ग्राफ की लाइन है, ये जहाँ पे खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, वाई एक्सिस के साथ मीट कराना है, यहाँ से एक लाइन खींच कर यहाँ तक। तो यहाँ पे वो पॉइंट आके मीट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, ऐसे ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिला दूंगा, तो इसकी मतलब फाइनल मेरे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, तो फाइनल स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नंबर 3 में वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैन आल्सो भी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एरिया फार्मूला अंडर शेडेड रीजन। हमने थोड़ी देर पहले जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला। इसके अलावा ट्रेपेज़ियम का भी फार्मूला, मतलब जो भी शेप उसकी बन रही होगी, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, उसके अंदर हम जो एरिया का फार्मूला होगा वो लगा के हम डिस्टेंस भी जो है फाइंड कर सकते हैं। 4 में वो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है किसी भी उस बॉडी का जो फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, एक्सेलरेशन के लिए हमको वो 2 पॉइंट्स देगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे कि हम इस पॉइंट पे कितनी हमारे पास जो है वो स्पीड है इसकी या वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। और
टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड्स पे उसकी कितनी थी, हमारे पास 15 है, ठीक है। तो 4 सेकंड पे जाके 4 सेकंड फॉर एग्जाम्पल 30, तो टाइम कितना इसमें आया 2 सेकंड्स, ठीक है। और चेंज इन जो है हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई 30, 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड टाइम बिटवीन स्पेसिफिक इंटरवल, लेकिन इसके लिए इंटरवल होना ज़रूरी है, वो हमको बताएगा कि किस टाइम से किस टाइम के दौरान आपने जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओके। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.10, इसमें वो कह रहा है कि हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकली। अब वो कह रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर भी वैसे मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है, पूरा एक यूनिट है इसके ऊपर भी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वी यूज बोल्ड लेटर टू एक्सप्रेस अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और यूज बार और एरो ऑन इट्स यूनिट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं। बोल्ड का मतलब होता है बड़े थोड़े से मोटे करके, ठीक है। मसलन जिस तरह फोर्स है, फोर्स का जो एफ सिंबल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके मैं हाईलाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। या एफ लिख के, नॉर्मल एफ लिख के उसके ऊपर एरो डाल दूंगा, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और इसके बाद जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्रॉन। अब ये तो ऊपर तो मैंने आपको बताया कि कैसे उसको आपने एक्सप्रेस करना है। अब उसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हम एक जो है वो एरो बनाते हैं, ठीक है। और एरो का ये मैग्नीट्यूड होता है, जितना एरो लेंथी होगा या कम उसकी लेंथ होगी, दैट इज एक्सप्रेसिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें जिसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है, इसको टेल बोलते हैं, और इसका जो एरो हेड होगा दैट इज कॉल्ड हेड। अब इसको जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वेक्टर वी, कोई भी जो वेक्टर होगा, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी, एक एरो ड्रॉ करेंगे, उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, अगर उसकी 10 है 20 है तो उसका लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी एरो की। और ए जो होगा टेल, दैट इज कॉल्ड टेल, और उसका ये स्टार्ट पॉइंट होगा। और एरो का ये वाला जो एरो है बना हुआ ये वाला, ठीक है, दैट इज हेड, द लास्ट पॉइंट। और इसको जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वेक्टर वी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों जो है पैराग्राफ आप लिखेंगे। वो यूज बोल्ड लेटर टू एक्सप्रेस द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और यूज बार और एरो ऑन इट्स यूनिट, ठीक है। एग्जांपल देंगे, फिर आप लिखेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली विद एन एरो विद टेल ऑफ एरो विल रिप्रेजेंट स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो टेल इसका क्या है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है, रिप्रेजेंट्स स्टार्ट पॉइंट्स, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इसकी कितनी लेंथ होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू होगी वो, और फिजिकल क्वांटिटी एंड हेड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये उसके डायरेक्शन या उसका जो है वो एंड पॉइंट बताएगा, ठीक है, कि वो कितना वो लेंथी है। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हम ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस करके तो बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11, इसमें क्या है कि वाई वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। अब वो कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड या माइनस जो है वो क्यों नहीं की जा सकती। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, स्केलर्स क्वांटिटीज डोंट हैव डायरेक्शन, दैट इज वाई दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अब देखें जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। मसलन 10 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो उनको हम जो हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है उनके जरिए हम ऐड कर सकते हैं। मसलन 2 + 2 4, 6 + 4 10 फॉर एग्जांपल, इस तरह हम जो है उनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उनके अंदर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ उनके अंदर वैल्यू होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय हेड टू टेल रूल व्हिच इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स क्वांटिटी जो होती है उनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, हमने डायरेक्शन को भी जो है वो अकाउंट फॉर करना होता है, इसलिए उनको हम जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं सोल्व करते हैं, उनको हम जो है वेक्टर अलजेब्रा से सोल्व करते हैं, जिसमें हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। ये भी मैथ के अंदर जो है वो इसका भी पूरा चैप्टर है, हेड टू टेल रूल जो है वो यूज़ करके तो हम इनको माइनस या ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2.12 है, इसमें है कि हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके आंसर के अंदर आप लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ बिकॉज दे गिव अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिसीजन। अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होता, हमको डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो हमको पता है कि उसका 200 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन
हमने अगर कोई प्रॉपर डिसीजन लेना है, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है, हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, या कौन सी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम लेट पहुंचेंगे। या फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू लैंड एन एरोप्लेन, एक जहाज़ हमने लैंड करवाना है डेस्टिनेशन के लिए, तो उसमें वेक्टर यूज़ होते हैं, वो प्रॉपर आपको बताएगा, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में आपने आना है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस बाकी है, सारी चीज़ें वो आपको बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। इसलिए अगर आपको स्नोकर खेलने का शौक है, तो जब आप स्ट्राइक करते हैं बॉल के ऊपर, ठीक है, तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन में इसको बॉल को जो है वो मारना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स हमारी लाइफ का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर चीज़ में इसका यूज़ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2.13 है, इसमें है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव करनी है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मोशन के लिए। तो इसके आंसर जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देखें। और वो जो मैंने वहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ड्राइव की हुई है, आपने सेम इस आंसर के अंदर जो है वो लिख देनी है, ठीक है। और वो यूनिट नंबर 9 है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 9 है, उसके अंदर मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, ड्राइव भी की हुई है। ओके, अब इसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2.14 है, ये है कि स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इसका भी जो है मैंने पूरी यूनिट नंबर 8 इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ईच स्टेप मैंने बताए हुए हैं, टोटल डिस्टेंस कैसे जो है वो फाइंड किया जाता है, ठीक है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आप काइंडली वो जो यूनिट नंबर 8 वाली है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाली, वो आपने सेम वह फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो आप इसके आंसर के अंदर वो है लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।